क्या आप जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पिछले ईयर में भी एमपीपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछे हुए हैं। यानी कि प्रत्येक एग्जाम जो होते हैं उनमें एक दो प्रश्न इस टॉपिक से रहते हैं। इस लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान में एक सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली के बारे में समझ चुके हैं और अन्य जो है तो उनके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रश्न आएंगे और कितने जो है तो यह इम्पॉर्टेंट है और किन किन चीज़ों के और कौन से डायमेंशंस हमें देखने हैं। तो आज हमारा जो सेकंड है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है तो यह उमरिया और कटनी में पाया जाता है। मतलब अगर आप इस क्षेत्र देखें तो यह मैप के माध्यम से तो ये जो क्षेत्र है यहाँ वाला यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा, ठीक, यहाँ आपको मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये लोकेशंस आपने चेक की। मंडला का जो है तो आप देख ही रहे हैं जो कान्हा-किसली है, मंडला बालाघाट और बालाघाट में। अब चलते हैं हम लोग अपने। तो यहाँ आपने समझा कि मंडला और कटनी में है, ठीक। तो इसका क्षेत्र उमरिया और कटनी क्षेत्र में है, उमरिया और कटनी में, ठीक। इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। इसकी अगर हम लोग एस्टेब्लिश डेट देखें कि यह बना कब है, 1968 में, 1968 में यह बना। यह भी टाइगर प्रोजेक्ट है। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसमें जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया है 1993 में। ये बात याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा एमपीपीएससी ने कि ऐसे राष्ट्रीय उद्यान को बताएं जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। तो यह यही है। क्या है? 32 पहाड़ियों से, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस चीज़ को आप ये नोट कर लें, घिरा हुआ है, ठीक। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसे आप एकदम अंडरलाइन कर लें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट अगर बात करें कि यह जो पार्क है इसमें अगर देखें कि बाघों की सबसे ज़्यादा घनत्व इसी में पाया जाता है। तो सबसे अधिक बाघों का घनत्व, बाघों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि बाघों की संख्या कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सफ़ेद बाघ है, सफ़ेद बाघों की जन्म स्थली भी इसे माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्म स्थली। तो सफ़ेद बाघों की जन्म स्थली, सफ़ेद बाघों की जन्म स्थली, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ से जो रीवा के राजा हैं वो पकड़ के ले गए थे और फिर गोविंदगढ़ के जंगलों में भी रखे थे सफ़ेद बाघ को। तो इस तरह उसके हमने बताया था कि जो पूर्वज है उसे क्या नाम दिया गया है? मोहन नाम दिया गया है। उसके बारे में और भी चीज़ें बातें हुई थी कि जो शेरनियों के साथ क्रॉस कराए, उनके बच्चे हुए, वो सारी चीज़ें उन्हें आप पिछली क्लासेस में देख लेंगे। इतनी बातें आपको पता चले कि ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसमें से नदी जो है वो चरण गंगा नाम से नदी निकलती है। कौन सी? चरण गंगा। चरण गंगा आप नदी याद रखेंगे, नदी, ठीक। इसमें कौन सी नदी है भैया? तो ये याद रहे
कि चरण गंगा नाम की जो है नामक नदी इसमें से प्रवाहित होती है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात कि विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा भी है, लेटी हुई प्रतिमा। ठीक, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस अभ्यारण्य में विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है, तो इसे आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब इतना हम डेप्थ नहीं जा रहे हैं कि अब क्षेत्रफल इतना क्या है, इसका क्या, ये क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा, आप इसमें से एक बात याद रखेंगे कि इसमें एक जंगल गलियारा बनाने की बात की गई थी, जंगल गलियारा योजना, जो कि कान्हा किसली और जो आपका ये बांधवगढ़ है उसके मध्य, यहाँ से देखें कि जैसे ये क्षेत्र है ये, तो इसके लिए जंगल गलियारा की बात हुई थी कि यहाँ से यहाँ इनको लिंक कर दें तो इससे जानवर जो है तो आराम से आ जा सके, इसी को जंगल गलियारा बोला गया था। ठीक, तो उद्यान में पहली बार जो है तो जंगल गलियारा, क्या, जंगल गलियारा योजना लागू की गई थी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को। अब एक बात और याद रखिए कि जो हमारा बांधवगढ़ है वह विंध्य के दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र पर है। तो ये बातें आपको नॉर्मली हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद होगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ की विंध्य का कौन सा क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र लिख दें आप। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो है तो रीवा के राजाओं की शिकार स्थली रहा है। तो ये कहाँ के राजाओं की शिकार स्थली रहा है, तो रीवा के राजाओं का। तो इसे लिख लें आप कि यह, अब रीवा को किस नाम से जानते थे, तो बघेलखंड। तो बघेलखंड के राजाओं के शिकार स्थली के रूप में यह रहा है, इस बात को आप अपने आप लिख लें। ठीक, तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी थी। सबसे अधिक बाघों का घनत्व तो हमने बताया कि इसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट जो है तो हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और वह नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है अपना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले देखिए कि ये इस्टेब्लिश जो हुआ है, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ है यह 1981 में बना, इतनी बात। दूसरा, इसका क्षेत्र अगर देखें कि इसका क्षेत्र कहाँ है, तो एक पन्ना जिला है, तो पन्ना में प्लस छतरपुर। ठीक, इन क्षेत्रों में इसका आपको विस्तार मिलेगा। इसे आप मैप में देखें तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसका आपको विस्तार मिलेगा, ये पन्ना और छतरपुर इन में आपको यह मिलेगा। ठीक, ये बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक, इतनी बातें हुई। अब नेक्स्ट बात कि यह जो उद्यान है इसमें एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है केन रिवर। तो कौन सी, केन रिवर। इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। तो केन नदी, ये आपको याद रखना है कि इसमें केन नदी का प्रवाह होता है। ठीक है, और यहाँ इसी केन नदी में एक अभ्यारण्य बनाया गया है, और उस अभ्यारण्य को बोलते हैं घड़ियाल अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं, घड़ियाल अभ्यारण्य। तो लिखें आप घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य। अब ये जो घड़ियाल अभ्यारण्य है, तो यानी कि एक ऐसा यह राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें रेप्टाइल अभ्यारण्य है। तो याद रखें कि ये सब रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं, चाहे मगरमच्छ हो, शार्क हो, ये सारे रेप्टाइल के हैं। विदाउट रीढ़ के जो जानवर हैं ये रेप्टाइल के अंतर्गत हैं। तो इन्हें याद रखेंगे कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य रेप्टाइल, कौन से नेशनल पार्क में रेप्टाइल अभ्यारण्य है, तो वह है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब नेक्स्ट अगर बात करें इसी में हम कि और इसके फीचर्स क्या हैं, तो देखिए इसे 1994 में इसमें बाघ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। तो इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया भैया, ये लिख लो। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब किया गया, 1994 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट इसे घोषित किया गया। ठीक है। 1973 मकाना किसली को, 1900 अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ठीक है। 1993 में बांधवगढ़ को। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट भी आप याद रखते चलेंगे कि नेशनल पार्क के साथ साथ ऐसे कौन से हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखते चलेंगे। दूसरी बात यह जो है, इसे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इसे फंडिंग जनरेट होती है। तो इस चीज़ को याद रखें कि अगर पूछ ले कि किसको जो है, तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, है ना, यानी कि WWF के माध्यम से इसे किस की सहायता मिलती है राष्ट्रीय उद्यान को, तो ये पन्ना है। ठीक। तो ये विश्व वन्य जीव कोष आप लिखें, इसे जो राशि प्राप्त होती है विश्व यानी कि WWF, ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसे लिखें आप विश्व वन्य कोष। ठीक। यहाँ से फंड मिलता है। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखें कि यहाँ T1 टाइगर जो तो स्कीम चालू की गई, यह 16 अप्रैल 2010 से चालू की गई। T1 का मतलब होता है एक बार प्रत्येक वर्ष, है ना। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना। नेक्स्ट याद रखना है कि इसे भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार की जो पर्यटन मंत्रालय है उसके माध्यम से उत्कृष्टता पुरस्कार मिला हुआ है सन 2007 में। तो उत्कृष्टता, ठीक है, उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है इसे 2007 में। ठीक। किसके द्वारा मिला है, तो पर्यावरण का जो मंत्रालय है, जो पर्यटन है ना, तो इस तरह आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक। तो मंत्रालय अगर लिखें हम, मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक, ये चीज़ें मिली हुई। तो इतनी बातों को आपको जो है तो एक एक चीज़ करके याद रखने हैं कि कौन से कहाँ है, किस तरह उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक। अब नेक्स्ट की बात अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट की बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो अब लिखें आप माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो पहली बात याद रखें कि इसका जो इस्टेब्लिश डेट है, इस्टेब्लिश डेट है वह है 1958 में, और क्षेत्र शिवपुरी में है। क्षेत्र शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ आपको मिलेगा, है ना, क्षेत्र शिवपुरी। अब शिवपुरी किधर भैया, ये देख लो, ये जो क्षेत्र है ये शिवपुरी में है ना। तो यहाँ तो इस तरह करके आपको लोकेशन भी याद करते हुए चलना है कि कौन किस क्षेत्र में कहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक। तभी आपको जो है तो पता चलेगा। इधर जैसे हमने पन्ना छतरपुर वाले में यहाँ देख लिया, उमरिया कटनी में इधर देख लिया, मंडला बालाघाट में इधर देख लिया, ये शिवपुरी में। ये नाम आपको याद होते चलेंगे। इधर बांधवगढ़ है, ये इतना याद रखेंगे, बांधवगढ़, ये माधवगढ़, ये पन्ना है, और ये कान्हा किसली है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो इस तरह आपको एक एक करके पॉइंट याद करते हुए चलने हैं। अब इसे देखें अगर आप, तो यह मध्य प्रदेश का सेकंड जो है तो नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क भी घोषित है। तो तृतीय नेशनल पार्क कौन सा है, क्योंकि 1955 में वो हुआ था, 1958 में ये है। तो इस तरह सन भी आप जो है तो मैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। इसमें अगर हम नदी की बात करें,
अब प्रश्न जो है तो नदियों से भी पूछे जाएंगे। तो नदी की अगर आप बात करो कि इसमें से नदी कौन सी गुजरती है, तो इसमें मनिहार और सिंध नदी गुजरती है। कौन सी? मनिहार और सिंध नदी इससे गुजरती है। ठीक है। और याद रखें कि अभी हमने जो पढ़ा तो उसमें बताया कि यह बघेलखंड के जो हैं तो रीवा के राजाओं की शिकार स्थली रहा है। ठीक इसी प्रकार बांधवगढ़ ग्वालियर के राजाओं का क्या शिकार स्थली रहा है। ठीक। तो ये पॉइंट आप अपने से लिख लें कि यह क्षेत्र, यह जो राष्ट्रीय पार्क है, यह ग्वालियर के राजाओं की शिकारगाह रहा है। दूसरी बात, यहाँ कुछ रामसर साइट भी हैं। तो जैसे सांख्य सागर है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ऐसे ही माधव सागर है, जाधव सागर है। ठीक। तो इन चीजों को याद रखेंगे। तो कौन कौन से, जैसे सांख्य सागर लिखें आप, सांख्य सागर, सांख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर, जाधव सागर आदि। ठीक। ये इसी रिवर में। तो ये चीज़ें आपको पता चली कि किस तरह ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। ठीक। इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखने, क्योंकि इस टाइप से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्हीं को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और लिख ले कि यहाँ तेंदुआ पाया जाता है। क्या है? तेंदुए की संख्या ज़्यादा, तेंदुए की संख्या ज़्यादा है ना, ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक। और उधर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में अभी इन प्रेजेंट जो है तो शेर नहीं पाए जाते हैं। शेर का टाइगर जो है तो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलते, लेकिन अभी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है वो। ठीक। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। स्कीम हमने बताया है कि T1 स्कूल चालू की गई वहाँ। तो इस तरह के पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है ना। एक चीज और कि यहाँ एक शिखर है, पहाड़ी शिखर, जिसमें जॉर्ज कैलरस भवन स्थित है। तो इस भवन को पूछ सकते हैं कि जॉर्ज कैसल, तो जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। तो ये पूछ सकते हैं कि जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर स्थित है ना। अब यहाँ पहाड़ी तो बताने की जरूरत नहीं कि भाई यहाँ कौन सी पहाड़ी है, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक। इसे बनवाए थे 1911 में, शासक थे माधव राव सिंधिया। तो बनवाए कौन थे? माधव राव सिंधिया। माधव राव सिंधिया बनवाए थे। ठीक। 1911 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें आपको याद रखने हैं। ठीक। और अगर बात करें हम, एक और हमारा उद्यान है, वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम लोग समझ लें पेंच का, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले समझें कि यह बना कब। तो पहले तो हम इसकी देख लें। तो यह इस्टेब्लिश डेट जैसे है, इसकी इस्टेब्लिश डेट है 1983 में। ठीक। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम बदला गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का इसका जो है तो नाम बदला गया, नाम बदला गया। और वह नाम बदला गया कब? 2002 में। और यहाँ से जो नाम रखा गया, ये नाम आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान
है ना, नेशनल पार्क, ये नाम रखा गया। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये बात। अब इसमें अगर बात करें कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया, तो इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ये आप समझ रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था इसको 1992 में। तो इतनी बातें आपको यहाँ याद रखनी है कि कौन किधर शामिल हो रहा है, कौन से पॉइंट इनके इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, अब एक चीज याद रखें कि इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 200 से अधिक प्रवासी पक्षियां आती। तो अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें प्रवासी पक्षियां आती हैं। तो प्रवासी पक्षी कहां से, हिमालयी। ठीक है, हिमालयी प्रवासी पक्षी यहां आती हैं, ये आपको याद रखना है। 200 से अधिक हिमालयी पक्षियां आती हैं। अच्छा, आपने एक जंगल वो सुना होगा, मोगली सुना होगा ना आप लोगों ने, मोगली लैंड। तो जो मोगली वाला हिसाब किताब है, मोगली इसमें जो है तो शायद फिल्म भी आई है, मोगली लैंड। ठीक, क्या है, मोगली लैंड। यह मोगली लैंड एक राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। तो आप लिख लें, किपलिंग ही लिख लें आप, क्या, किपलिंग, याद होना चाहिए। किपलिंग ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द जंगल बुक। इनकी क्या थी, पुस्तक थी द जंगल बुक। इस द जंगल बुक में जो है तो ये उत्सव को मनाया गया था इसके तहत। ये इसके बारे में जो है तो विषय था, यही विषय वस्तु थी, और उसी के हिसाब में फिर यहाँ जो है तो मोगली लैंड जो है तो 2000 में इसमें उत्सव मनाया गया। ठीक, तो ये क्या था, एक उत्सव था, उत्सव मनाया गया था 2004 में। ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। यहाँ एक बात याद रखना कि यहाँ गिद्ध जो हैं तो हैं। ठीक, इस उद्यान में गिद्ध की संख्या मिलती। इम्पोर्टेंट बात कि अकबर के आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो किसमें, आईने अकबरी जो है, अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये चीज आपको याद रखनी। तो अच्छा, इसका हमने आपको क्षेत्र नहीं लिखा है ना, क्षेत्र आपको जानना चाहिए, और इसे हम लोग अगर मैप के माध्यम से समझ लें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में भी इसका क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी पाया जाएगा। तो इसका अगर आप क्षेत्र देखें तो यहाँ आपको मिलेगा सिवनी छिंदवाड़ा के मध्य से मिलेगा, और इसका विस्तार आपको महाराष्ट्र में भी मिलता है। ये क्षेत्र रह गया था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो है तो सुझाव बताएं, और आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं ये ज़रूर बताएं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ सिर्फ हम लोग कीवर्ड की ही बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है तो क्लास को बेहतर ढंग से देखेंगे, और उम्मीद है कि आपको जो है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, टेक केयर।